स्वागत है एम एन अचीवर पर आपके चैनल। तो हम लोग क्लास कर रहे थे पोलिटी का हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ऐतिहासिक विकास यात्रा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1898 भारत शासन अधिनियम जो कि 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि अन्य सभी जितने भी अधिनियम पढ़े हम लोग, जो कि हम लोग कल क्लास लिए थे 1935 का अधिनियम, जो कि आज के समय में भारतीय संविधान से क्या है, रिलेटेड है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण एवं प्रमुख विशेषताएं। आखिर भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसका कैसे हुआ, कहाँ से लिया गया। तो हम एक शब्द, उससे पहले हम एक शब्द बोलना चाहते हैं कि जो संविधान है वो संविधान एक बार फिर से हम आपको एक शब्दों में डिफाइन करना चाहते हैं। विभिन्न भाषा एवं विधि का विधान है। विभिन्न भाषा एवं विधि का विधान है जो जोड़कर रखे सबको, वही संविधान है। तो मतलब क्या करता है संविधान, क्या करता है, सबको जोड़ कर रखता है, एक साथ जोड़ कर रखता है, तो संविधान हम इसे कहते हैं। उसी तरह से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आखिर संविधान की विकास यात्रा कैसी थी, मतलब कैसी हुई, आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान जो बना हमारा उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से रखी गई, तो आज हम चर्चा करेंगे। तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान का गठन, जैसे कि अब एक बार हम उसको पीछे वाली जितनी भी चीज़ थी उसको हम रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि संविधान की वहीं से शुरुआत होती है। तो उसमें पढ़ते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा जाता है, बंगाल के गवर्नर जो भी पहले गवर्नर थे उनको कह के अब बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और जितने 3 प्रेसिडेंसियाँ थी वो प्रेसिडेंसियाँ किसके अधीन हो जाती हैं, कलकत्ता के अधीन हो जाती है, ठीक है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो जाती है, ठीक। अब अगला इसमें एक और प्रावधान था, मुख्य प्रावधान। उसमें एक प्रावधान था कि जो उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था। लेकिन 1774 में क्या होता है, उसका क्या होता है, उपस्थिति होती, मतलब कि उसकी निर्माण होता है, स्थापना होती है, कह सकते हैं हम लोग 1774 ईस्वी में उसका स्थापना होती है। और साथ ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसमें एक और प्रावधान ये भी था कि जो कि हम लोग देख चुके हैं कि जो प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, वो प्रेसिडेंसियाँ क्या थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। और जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वो सर एलिजा इम्पे थे। अब आगे के प्रावधान हमारे यही है कि उसमें फिर उसके बाद हम जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा वहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। पृथक निर्वाचन मंडल अथवा हम उसे निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचक क्षेत्र का भी गठन किया गया। और हम भी ये भी देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चर्च सुधार आधारित हुआ, जो कि मॉन्टेग्यू चर्च सुधार हम जो पढ़े थे उसमें प्रावधान किया गया था कि 1919 के तहत क्या किया गया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि ली कमीशन के अनुशंसा पर। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1935 के शासन का अधिनियम पढ़े। 1935 के शासन अधिनियम में हम लोग क्या पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि जो भारतीय सरकार थी, जो भारत की सूचियाँ थी, जैसे केंद्र सूची और राज्य सूची को अलग विषयों को अलग 3 भागों में बांट दिया गया। एक विषय को एक केंद्र सूची, एक को राज्य सूची, एक को समवर्ती सूची। यह भी इसमें कहा गया कि जो केंद्र की शक्तियाँ थी वो क्या होगी, राज्य की शक्तियों पर भारित पड़ेगी, मतलब उस पर अधिक प्रभावित पड़ेगी। और मान लीजिए कि शक्तियों के लेकर 2 स्टेट और केंद्र के बीच, सेंट्रल के बीच टकराहट होती है, तो किसकी शक्तियाँ सबसे भारी, सेंट्रल की शक्तियाँ स्टेट पर भारित पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा, ये सब मुख्य प्रावधान थे। और उसके साथ ही यह भी था कि हमने ये भी बताया हुआ था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। कि जब भारत प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी, जो कि 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक बने रहते हैं। यहाँ तो समझ में। अब कोई पूछे यहाँ से, बस ये ध्यान रखिएगा, भारतीय पूछ रहा है,
अगर वही पूछे ब्रिटिश अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हम जानते हैं कि जब भारत का विभाजन होता है उस समय भी क्या होता है, माउंटबेटन योजना के तहत उनका विभाजन होता है, पाकिस्तान का निर्माण होता है, इन सब चीज़ों के। और हम देख सकते हैं कि और सब चीज़ें 1946 में क्या हुआ, भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि अब तक संविधान नहीं बना था। उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग, जैसे डोमिनियन स्टेट की मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट किसे कहते हैं, एक बार जब हम स्वतंत्रता गणतंत्र रिपब्लिक क्लास लिए हुए थे तो उसमें डोमिनियन स्टेट, अधिपत्य राज्य, स्वतंत्र राज्य, गणतंत्र राज्य के बारे में चर्चा किए हुए थे। डोमिनियन स्टेट हम उसे कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी आज समय में डोमिनियन स्टेट है, कि जैसे कि हमारा जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, वो क्या होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं। तो बस वो राष्ट्र प्रमुख प्रेसिडेंट न रहकर वो क्या होंगे, जिस स्टेट के हम डोमिनियन रहेंगे, जिस देश के स्टेट, राज्य के, हम यहाँ पर राज्य का तात्पर्य देश से होगा, ठीक है। यहाँ पर राज्य का तात्पर्य किसी प्रांत से मत लगाइएगा। जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे अधिकांश समय राज्य की बात होगी, मतलब देश की बात होगी। तो जब क्या होता है, जैसे राज्य प्रमुख होते हैं, प्रेसिडेंट को मानते हैं, प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट को माना जाता है देश के, तो उसी तरह से जो राज्य प्रमुख प्रेसिडेंट है, तो डोमिनियन स्टेट, अगर हम मतलब ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट होते ब्रिटेन के, तो जितने भी कार्रवाइयाँ होती है वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है अभी। तो हम डोमिनियन होते तो क्या होता है कि जो अगर हम लोग डोमिनियन होते तो ब्रिटेन के जो राजा है, चाहे जो महारानी है ना, तो जो महारानी है वहीं के जो राज्य प्रमुख है, क्या है, वो राज्य प्रमुख है, तो वो भी क्या होती, भारत के राज्य प्रमुख हो गए। जितनी भी कार्रवाइयाँ होती उन्हीं के द्वारा की जाती, उन्हीं के नाम से की जाती, ठीक है, कुछ नहीं। और डोमिनियन का मतलब कुछ नहीं होता। आप आंतरिक मामले में, बाह्य मामले, एक्सटर्नल इंटरनल मामले में स्वतंत्र हैं। बस एक ही शक्ति है कि वो क्या कर सकती हैं, बस कि जितनी भी कार्रवाइयाँ होगी उनके नाम से होगी, बल्कि राष्ट्रपति के नाम से नहीं होगी। यह समझ में यहाँ तक। अब एक और चर्चा करेंगे। अब पूछेगा कि डोमिनियन भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। तो डोमिनियन जब भारत बना 1946 में डोमिनियन भारत की दर्जा मिली। एक बार ध्यान रखिएगा कि जब क्या होता है कि हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है, विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ है पीछे वाले जो कि रिपब्लिक वाली क्लास में, आप लोग देखिएगा उसमें कि हमने ये भी बताया हुआ है कि आखिर जब भारत की आज़ादी की बात की गई उस समय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय जैसे हम कह रहे हैं 1946 में भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी गई। 1946 में भारत को एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी गई, जो कि हम डोमिनियन के बारे में समझ चुके हैं। तो जब डोमिनियन राज्य की दर्जा दी गई भारत को, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यहाँ तक तो 1946 में हमने क्या कहा, 1946 में भारत को डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी गई। उस समय संविधान बना नहीं था। तो उस समय किस अधिनियम के तहत, किस कानून के तहत भारत में शासन संचालित किया जा रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, उस समय बताइएगा। उस समय भारत की आज़ादी होने के बीच, मतलब कि भारत की आज़ादी से लेकर संविधान लागू होने तक की तिथि के बीच क्या होता है, इनके बीच भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन को संचालित किया जाता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संचालित किया जाता है। यहाँ समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत की आज़ादी से लेकर संविधान लागू होने तक की तिथि बीच में जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल में किस अधिनियम के तहत भारत में शासन को संचालित किया जा रहा था, कि तो आप लोग कहीं किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगर यही बातचीत में कोई पूछे क्यों, इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि लोग इस नियम को मानते क्या हो चुके थे, आदी हो चुके थे। मतलब उस चीज़ को समझ चुके थे कि क्या नियम है, क्या कानून है। अगर देखा जाए
और किसी भी समाज में क्या होता है, कोई भी चीज़ परिवर्तन करने में हम इस चीज़ को बार बार आपको कहते हैं कि जैसे कि आप लोग किसी भी चीज़ को लें, आप लोग को लगेगा कि आज हम जहाँ उपस्थित हैं, चाहे आप जहाँ उपस्थित हैं, लगता हो कि सिर्फ आपका योगदान है। नहीं, इसमें आपका योगदान नहीं है, इसमें आ रही हजारों वर्ष से चली आ रही प्रथाएं, परंपराएं, जो कि एक संस्कृति का, जो कि बदलाव का, जो कि क्या है, उसकी योगदान है। नहीं तो क्या होता कि जैसे कि अगर कोई कहता है कि किसी कुछ ऐसी बहुत कम ही चीज़ होती है जो कि प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर हम समझने की बात है कि 1935 को इसलिए बनाया गया। ये बार बार सवाल उठता है, बार बार समय उस दिन की चर्चा होती है कि जब भारत क्या होता है, आज़ाद होता है, तो दूसरे का संविधान अपनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अगर हम उस समय की परिस्थितियों को समझें, उस समय की परिस्थितियों को अगर समझें, तो क्या होगा, हो सकता था कि उससे अच्छा हम कुछ दूसरा विकल्प था ही नहीं। और उस समय परिस्थितियों को देखें, क्या होता है कि संक्रमण काल में क्या होता है, संक्रमण काल में किसी राज्य के पास एक ऐसी परिस्थिति आती है, जब एक परिवार के रूप में देखें, एक परिवार में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिसके सामने निर्णय लेना बहुत बहुत बड़ा विकल्प होता है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके साथ ही उस समय भारत, जो कि एक बहुत बड़ा देश, एक संक्रमण काल से गुजर रहा था, उस काल में एक नए संविधान रूप से गठित करना, और फिर से उस समाज वैसी समाज जहाँ पर न एक धर्म है, न जाति है, न एक भाषा है, मतलब विभिन्न भाषाएं हैं, उस चीज़ को संग्रहित समन्वित कर लेकर चलना, उस समाज को एक साथ लेकर चलना, जो कि आर्थिक रूप से भी एक आर्थिक रूप से भी संपन्न देश नहीं है। अभी आज़ादी की शुरुआत हुई है, तो उस समय किस तरह शासन चलाया जाए। अगर हम उस समय परिस्थितियों को समझें, तो हो सकता है कि हम ही कहेंगे कि इससे बेहतर कोई निर्णय ले ही नहीं सकता था। ठीक है, तो वही बात समझने के बाद हम समझना चाहिए कि किसी भी चीज़, अगर किसी पर क्या होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि लोग क्या होते हैं कि अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज बन जाते हैं। तो उसी के आधार पर कहें तो क्या होता है कि अगर हम लोग उसी तरह से अपने काम के लिए निर्णय लेते हैं और उसी परिस्थिति को समझाते हैं कि ऐसे नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया, तो उसी तरह से दूसरे काम को भी हम समझ सके, तो क्या होता है कि समझेंगे कि क्या है ऐतिहासिक कारण। क्यों, अगर हम लोग कहें तो आज के समय, अगर हम बार बार कहते हैं जो कि भारत एक लोकतंत्र देश में, अगर देखा जाए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चीन ले लें, चाहे पाकिस्तान ले लें, चाहे म्यांमार ले लें, चाहे बांग्लादेश ले लें, चाहे नेपाल ले लें, चाहे श्रीलंका आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में, इन सब चीज़ें क्या है, आज़ादी होने के बाद भी एक आज़ादी के अच्छे अमृत महोत्सव नहीं मना पाती। क्यों, उसका कारण क्या है, अच्छी तरह सरकार संचालित नहीं हो पाती। वहाँ पर चीन की बात करें, वहाँ पर मानव का अधिकार की बात उतना नहीं की जाती, वहाँ पर स्वतंत्रता की बात उतनी नहीं की जाती। जहाँ पर हम बात करें एक आज़ादी की, हम लोग बात करें आज़ादी का, अगर हम लोग आज़ादी का मतलब होता क्या है, अगर यहाँ पर एक भी सवाल उठता है, आज़ादी का मतलब होता क्या है, कि आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे देश में जो शासन चल रहा है वो हमारे देश के द्वारा ही शासन चलाया जाए, वो किसी अन्य देश के लोगों द्वारा शासन न चलाया जाए। आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता। अगर हम गांधी जी के विचार को बात करें तो गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी का विचार था कि आज़ादी का सिर्फ मतलब यह नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ अंग्रेजों को भगा दिया और भारत के लोगों द्वारा शासन संचालित होने लगे। नहीं, आज़ादी का मतलब होता है हर व्यक्ति से आज़ाद हो। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता हो, हर व्यक्ति के पास एक समानता हो, हर व्यक्ति के पास बंधुत्व की भावना हो। हम क्या कहता है, स्वतंत्रता यही तो कहती है कि आखिर मानवाधिकार है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है। इस बात की धारणा क्यों दी गई, इस बात की धारणा इसलिए दी गई क्योंकि सिर्फ आज़ादी का मतलब एक देश से, मतलब भारतीय लोगों द्वारा भारतीय शासन करने का मतलब नहीं था। हर व्यक्ति को आज़ादी का एक सम्मान करना था, हर व्यक्ति के बंधुत्व का सम्मान करना था, ऐसी बात उनकी धारणाएं ऐसी थी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ हम लोग की आज़ादी का मतलब सिर्फ क्या होता है कि अंग्रेज छोड़कर चले गए, हम लोग को आज़ाद हो गए। आज़ादी का मतलब एक छोटा सा वो भी आज़ादी का मतलब है, लेकिन एक छोटा सा भाग है। लेकिन एक व्यक्ति जब तक स्वतंत्र न हो, जबकि एक समाज में, एक राष्ट्र में, एक राज्य में जब तक पूरे व्यक्ति में मानवाधिकार की बात न की जाए, तब तक वो व्यक्ति, वो राज्य, वो देश, वहाँ के लोग, वहाँ के समाज, वो समाज के लोग क्या है, आज़ाद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा शासन चलाया जा रहा है, वहाँ किसी भी शासक द्वारा, अगर उस व्यक्ति, उस समाज में, उस राज्य में हर व्यक्ति के मानवाधिकार का और मूल अधिकार का
मूल अधिकार की स्थिति को समझा जा रहा हो, उनके सम्मान किया जा रहा हो, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक आज़ादी का बहुत बड़ा क्षेत्र वही है कि हम लोग मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उसका हम सम्मान करें, तो उस चीज़ का सम्मान किया जा रहा हो, सबसे बड़ी स्थिति वही है। तो वही कहा जा रहा है कि मतलब कि आज़ादी का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति क्या हो, आज़ाद हो। तो वहीं क्या कहा जा रहा है कि हमने क्या कहा, आज़ाद मिली, आज़ादी के बाद क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। तो उनके बीच का जो समय अंतराल है, भारत का किस कानून के तहत शासन संचालित किया जा रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब क्या होता है कि डोमिनियन स्टेट की दर्जा मिलती है 1946 में भारत को, तो क्या होता है, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब पूछा जाए कि प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलेंगे फिर से भारतीय संविधान के निर्माण में कुछ आगे की रुख करते हैं हम लोग। आप लोग जब भी क्लास कर रहे हैं, पेन और कॉपी, सिर्फ क्लास देखने से नहीं, पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ उतनी आपकी माइंड क्षमता पावर, उतनी माइंड की पावर नहीं है कि आप हर चीज़ माइंड में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। क्या होता है, जब एग्जाम का टाइम आएगा, जब रिवीजन करने का समय आएगा, तो उस समय कहिए कि कहाँ है नोट्स, कहाँ है, क्या चीज़ पढ़े, क्या चीज़ नहीं पढ़े, ये सब चीज़ें रहेंगी, शॉर्टकट में लिखी रहेंगी। तो क्या होगा, उस समय रिविजन करने में भी आप लोगों की आसानी होगी। आप लोग जैसे कि चलिए आगे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे, अभी फिलहाल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि आंसर उसी में था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ को घुमाया जा रहा था, जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि उससे कुछ उसी चीज़ से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन को बताएंगे कि यहाँ पर कैसे डाउट किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग पूछ दिया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन दे दिया कि सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, तो आप लोग क्या कहिएगा? तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन के, ब्रिटिश पूछ रहा है। वहीं पूछ दिया कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चाहे प्रथम भारत के भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी, चाहे प्रथम सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इसको लिख लीजिए। मिटा रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग देखें कि क्या होती, तो हम लोग देखेंगे जो कि संविधान गठन का सर्वप्रथम विचार जो है 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। संविधान सभा गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, एम.एन. रॉय द्वारा, जो कि वामपंथी, ये भी कहता है कौन से विचारधारा से संबंध थे, एक कौन से नेता थे, वामपंथी नेता थे। किस विचारधारा से थे, वामपंथी विचारधारा से थे, वामपंथी नेता थे, ठीक है। अब ठीक 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। कहा गया, संविधान सभा कह रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संविधान गठन का सर्वप्रथम विचार, संविधान गठन का विचार किसने दिया, 1934 में, किसके द्वारा, एम.एन. रॉय द्वारा। फिर 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा गठन का प्रस्ताव रखा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। अब वहीं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण हेतु आधिकारिक मांग की गई। कहा गया कि संविधान सभा के निर्माण के लिए उनके द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, कि जो कि क्या कर रही थी, वो पूरे
आप जानते ही हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग है वो भारत की सबसे बहुत बड़ी पार्टियां थीं और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसके साथ ही क्या किया गया, उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो कि पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण हेतु आधिकारिक मांग की गई। ठीक है, और साथ ही 1934 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का निर्माण आधिकारिक मांग की गई और साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार की बात कही। उन्होंने क्या किया, वयस्क मताधिकार की बात भी कही। अब इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान के उसके लिए क्या किया गया, संविधान सभा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में एक मिशन एक टीम भेजी गई जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन जो कि किस लिए था, संविधान निर्माण हेतु विचार लेकर आया था। क्या हुआ था, संविधान निर्माण के लिए उस समय विचार लेकर आया हुआ था। लेकिन इससे क्या करता है, मुस्लिम लीग जो था उसे क्या कर देती है, उसके द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है। किसे, क्रिप्स मिशन को क्या करता है, इसे अस्वीकार करता है। क्यों, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, पाकिस्तान चाहिए थे। उसे क्या क्या चाहिए थी, पाकिस्तान चाहिए थी। 2 स्वायत्त राज्यों की मांग, 2 स्वायत्त राज्यों की मांग, राज्यों की मांग। ठीक है, उसे क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए थे। अब क्या किया जाता है, 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा फिर क्या आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो कि एक क्या करती है, प्रारूप स्वीकार करके क्या किया जाता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि 1946 ईस्वी में, ठीक है, किस मिशन द्वारा, किस मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, ये क्या है, ये पृष्ठभूमि के तौर पर देखे जाएंगे। क्या है, पृष्ठभूमि के तौर पर देखे जाएंगे, भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि है। अब पूछा जाएगा कि किसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान के गठन का मांग की गई, तो एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय किस विचारधारा के नेता थे, वामपंथी विचारधारा के। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, किस पार्टी द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा गठन का प्रावधान रखा गया, तो 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस ईस्वी में संविधान सभा के लिए आधिकारिक मांग रखी गई, तो 1935। इस बात की याद करने के लिए आप लोग 1935 के शासन अधिनियम के तहत भी जोड़कर याद कर सकते हैं। और साथ ही वयस्क मताधिकार का अधिकार किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब मांगी गई थी, कब रखी गई थी, तो 1938 ईस्वी में। और साथ ही क्रिप्स मिशन, जो कि क्रिप्स मिशन को अस्वीकार क्यों कर दिया गया, उसकी मांगों को अस्वीकार क्यों कर दिया गया, तो उसकी मांग इसलिए अस्वीकार कर दी गई कि अस्वीकार इसलिए कर दी गई क्योंकि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, भारत में 2 ही बड़ी पार्टियां थीं, एक मुस्लिम लीग, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो मुस्लिम लीग थी उसे क्या चाहिए थी, वो भारत को मतलब उसे पाकिस्तान की मांगे कर रहा था। और साथ ही 2 स्वायत्त राज्यों की मांगे थी, तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, मुस्लिम लीग इस मिशन को अस्वीकार कर देती है। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, जो कि प्रारूप स्वीकार कर लिया जाता है और संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन थी, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार देखते हैं क्या क्या प्रावधान थे, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखेंगे कैबिनेट मिशन जो आती है और उसने 1946 ईस्वी में उसके प्रावधानों को माना जाता है और 1946 में क्या कहता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक और बात लिख सकते हैं, संविधान सभा की गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, देखते हैं हम लोग। इसमें महत्वपूर्ण बात यही थी, प्रत्येक प्रांत में क्या था कि आप लोगों को पता होगा कि हमने बताया हुआ था क्लास में, पिछली क्लास में, कि क्या था, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर जो ब्रिटिश शासक थी प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन को संचालित नहीं की जा रही थी। तो वहाँ पर देसी रजवाड़े, हम देसी रियासतें द्वारा हम उस क्षेत्र को देसी रियासतें या देसी रजवाड़े से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो वहीं क्या कहा कि प्रत्येक प्रांत
मतलब कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें एवं राज्यों को जनसंख्या के अनुपात पर क्या किया गया, जनसंख्या के अनुपात पर क्या की गई, सीटों को आवंटन किया गया। सीटों को आवंटन की गई, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीटें दी गई। बात समझ में है, बात यहाँ समझ ध्यान सुनने गया कि प्रत्येक 10 लाख सीटों पर कितनी सीटें, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर प्रत्येक कितनी सीटें दी गई, 1 सीटें दी गई। उसके साथ ही संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से, मतलब कि कुल कितने सीटें थी, 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को हमने क्या कहा, जहां पर वो अपने शासन प्रत्यक्ष रूप से करते थे तो वहां पर उनको 296 सीटें दी गई, जहां पर ब्रिटिश शासन क्या करती थी, प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाती थी अपना। और देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई। यहाँ पर सुन लीजिए, हमने क्या कहा कि जैसे कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर भारत के जो ब्रिटिश शासन थे, भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर उनके द्वारा शासन नहीं चलाया जा रहा था प्रत्यक्ष रूप से। जैसे केरल वेरल लिए थे, दक्षिणी कुछ भाग लिए थे, कुछ पंजाब का भाग लिए थे, उधर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत द्वारा सीधे शासन नहीं चलाया जा रहा था। और सीधे शासन नहीं चलाया जा रहा था, उस क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, देशी रियासतें या रजवाड़ों का क्षेत्र। ठीक है, तो उन लोगों को क्या किया गया, जो जहाँ पर प्रत्येक जगह पूरे सीटें जो थी संविधान सभा में 389 सीटें थी, 389 सीटों में से जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन चला जा रहा था, 296 सीटें उनको दे दी गई जहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन प्रत्यक्ष रूप चलाया जा रहा था। लेकिन 93 सीटें उन लोगों को दी गई जो कि देशी रियासतें थे। ठीक, यहाँ तक 296 सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांत में थे, 296 सीटों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत गवर्नर के अधीन प्रांतों से थे। क्या थे, अधीन, मतलब कि 292 सदस्य जो कहाँ से थे, भारत गवर्नरों के अधीन थे। और साथ ही 11 प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों का प्रांतों से होता था। जैसे बलूचिस्तान था, उस वैसे प्रांतों से क्या होता था, 4 सदस्यों का चयन वैसे सदस्यों का होता था। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय, मतलब कि प्रत्येक प्रांत में 3 प्रमुख समुदाय थे जो कि हम लोग कहते हैं मुसलमान, सिख और सामान्य। तो मुसलमान सामान्य में वैसे लोग, वे लोग आएंगे जो कि मुसलमान और सिख नहीं थे। जैसे कि हम लिख दिया हुआ है कि मुस्लिम और सिख के अलावा, सामान्य में मुस्लिम और सिख के अलावा आएंगे लोग, उनकी जनसंख्या में बांटा जाना था। मतलब प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदायों के बीच, मतलब कि प्रत्येक प्रांत जितने प्रांत थे जो कि सीटों की संख्या हमने देखा 93 है, इन लोगों को सीटों को जो अनुपात के आधार पर था, इनके क्या किस आधार पर बंटना था, इनकी जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या किस आधार पर कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में कौन से लोग आएंगे, जो मुस्लिम और सिख नहीं है। ठीक है, मुस्लिम और सिख के अलावा। और यह भी कहा गया चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किए जाना था। ठीक है, अब ये भी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। जो भी देशी रियासत की जो प्रतिनिधित्व, तो हमने क्या कहा, सीटों का आवंटन किया गया, तो देशी रियासत से कौन सदस्य कौन प्रतिनिधित्व करेगा, उसका आवंटन कौन करता, जो कि उस रियासत के जो प्रमुख होते थे। यहाँ तक हम लोगों का एक प्रावधान था किसमें, संविधान सभा गठन के समय या कैबिनेट मिशन योजना में। तो यहाँ तक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसमें देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि प्रत्येक प्रांत राज्यों के बीच कितनी जनसंख्या के अनुपात पर सीटों की प्रत्येक जनसंख्या के अनुपात पर कितनी सीटों की आवंटन की गई, तो 10 लाख पर जनसंख्या के अनुसार पर 1 सीटें का आवंटन। ठीक है, 10 लाख पर 1 सीट। और कहा जाएगा संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी, 389। ठीक है, संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी, 389। और उसको और घुमाना होगा तो 389 में कितनी जनसंख्या प्रांतों की थी, कितनी जनसंख्या ब्रिटिश सरकार की थी, तो उसमें कह दिया 396 ब्रिटिश, जहाँ प्रत्यक्ष शासन को चलाया जा रहा था, प्रत्यक्ष शासन जहाँ चलाया जा रहा था, 396 सीटें उनकी थी और देशी रियासतों की सीटें 93 थी। और ये भी कहा जाएगा कि जो प्रथम बार चुनाव हुआ किस प्रक्रिया द्वारा हुआ, संक्रमणीय मत के माध्यम से हुआ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व का चुनाव कौन करता था, तो उसका चुनाव कौन करते थे, देशी रियासतों के प्रमुख, जो देशी रियासतों के प्रमुख होते थे उनके द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता था। और इसमें इसे लिख लीजिए और इस मान्य प्रावधान देखते हैं आगे चलकर।
इसका नहीं, इसका तो इतना ही प्रावधान था। हम देखते हैं संविधान सभा कुछ इसी से जुड़े हुए प्रावधान। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो संविधान सभा थी वो क्या थी, आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब कि जो संविधान सभा जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो क्या थे, कुछ का चुनाव हुआ था और कुछ आंशिक चुने हुए थे और कुछ आंशिक रूप से नामांकित किए हुए थे। ठीक है, और इसमें और क्या प्रावधान थे, संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा को लेकर संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत में क्या हुए, चुनाव हुए। कब, ब्रिटिश भारत में 296 सीटों का आवंटन किया गया था। क्या किया गया था, 296, ब्रिटिश भारत में 296 सीटों का आवंटन किया गया था, जो कभी हम लोग देखें। इस पर क्या किए गए, लमसम जून या जुलाई के माह में, जुलाई या अगस्त की माह में क्या हुए, चुनाव हुए। जुलाई या अगस्त की माह, अगस्त 1946 में क्या हुए, चुनाव हुए। जो कि 1946 ईस्वी में। और चुनाव के साथ ही क्या किया गया, 1946 चुनाव में क्या हुआ, जो कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जो कि भारत की सबसे 2 बड़ी पार्टियां थीं, जो कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और साथ ही अन्य पार्टियां थीं। तो देखते हैं कौन कितने सीटों पर आपसे बहुमत जीता। तो क्या हुआ, 223 में क्या हुआ, 208 सीटें 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो कि 73 सीटें मुस्लिम लीग और जो कि 208 73 कितना हुआ, बच रहा है 13 सीटें ना, 15 सीटें, 15 सीटें, हाँ 15 सीटें अन्य। हमने क्या कहा
कि संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के जितने ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे 296 सीटें थी, 296 सीटें थीं। उसके लिए जुलाई अगस्त की माह 1946 में चुनाव हुए, जिस चुनाव में 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राप्त हुई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य पार्टियों की प्राप्त हुई। ठीक है। और ये भी हम बता दें कि जो भी संविधान सभा थी, संविधान सभा भले ही हम लोग कहें तो संविधान सभा भले ही क्या हो, किसी का चुनाव के सहायता से संविधान सभा का जो भले ही क्या हुआ हो, संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो, इसका हम समझते हैं। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई हो, लेकिन इस संविधान सभा में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आंग्ल भारतीय हो, तो सभी को क्या था, सभी का प्रतिनिधित्व, चाहे महिलाएं हो, कुछ न कुछ मात्रा में सभी का प्रतिनिधित्व था। भले संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से या नामांकित रूप से चुनाव किया गया हो। तो संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं यही है। अब हम लोग देखते हैं आगे, जो कि हम लोग देख लिए कि संविधान सभा का रूप चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा या नामांकित किए होने के बावजूद भी जो संविधान सभा थी वो क्या थी, उसमें प्रत्येक सबका भागीदारी थी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे अन्य धर्म, बौद्ध हो, चाहे जैन हो, और साथ साथ आंग्ल भारतीय हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी की भागीदारी उसमें देखी जाती है। तो उसमें साथ ही हम देखते हैं अब क्या होता है कि संविधान सभा की सीटों का जो ब्रिटिश भारतीय सीटें थी 296 सीटें थी, उस सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है, जो कि 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त होती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य को प्राप्त होती है। इन सब एक क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन के साथ ही पूछा जाएगा कि चुनाव कब हुआ था, उसमें कितनी भागीदारी थी, क्या संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी थी? हाँ, संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक है। अब इसके साथ जानते हैं कि हम जानते हैं संविधान सभा की कार्यविधि, प्रोसेसिंग जानते हैं क्या है संविधान सभा की। संविधान सभा की कार्यविधि या कहीं कहीं कार्य प्रणाली भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को आज इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यविधि, कैसी शुरुआत होती है, कब पहली बैठक होती है, और इस सब्जेक्ट जो हम आज टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डाल दिया गया होगा, उससे देखते हुए कितनी क्वेश्चन डाउट है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और जो चीज़ ना समझ में आए, जो चीज़ डाउट हो तो उस सब लेकर रिलेटेड करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।